हेलो, क्या बोला? चलिए, ऑनलाइन बोला। आवाज जा रहा है एक बार, 5 दफा। कल कहाँ तक बताए थे? मौरिका। तो कल जो पढ़ाए थे याद है कुछ? है? बताइएगा, कुछ पूछे? बोले थे कि मौर्य काल की जो स्तंभ लेख है, वो स्तंभ लेख कै गो था? 7 गो। कै गो था? 7 गो। 6 जगह पर ना। पहला कौन था? पहला टोपरा। पहला टोपरा। दूसरा मेरठ। दूसरा मेरठ। तीसरा प्रयाग। तीसरा प्रयाग। चौथा, चौथा अरे राजना। पांचवा नंदनगढ़। छठा रामपुरवा। यहीं पे 2 गो था तुम्हारा। और भाई साहब 3 गो यूपी या 3 गो बिहार। 3 गो यूपी, 3 गो बिहार। यही था ना? अरे राज कहाँ है? बिहार। अरे राज बिहार। रामपुरवा बिहार। रामपुरवा बिहार। नंदनगढ़ बिहार। कहाँ है तुम्हारा? बिहार। यही था ना? प्रांतीय राजधानी थी ना हो। तो प्रांतीय राजधानी, उत्तरापथ का राजधानी क्या था? तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। दक्षिण का स्वर्णगिरी ना। दक्षिण का स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी बोले तो किधर? कर्नाटक। किधर? कर्नाटक। अब बोलेगा पूरब का। पूरब का, पूरब का तोसली ना। कहा? कलिंग। कौन सा? कलिंग। अब पश्चिमी का? पश्चिम उज्जैन। चलो, कल हम लोग जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि मौर्यकालीन का विभाग बता रहे थे। यही बता रहे थे ना? विभाग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत सारा विभाग था। जो अकाउंट वाला था डिपार्टमेंट, जो लेखा विभाग था, उस लेखा विभाग को क्या कहा जाता था? अक्षपाटलाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? अक्षपाटलाध्यक्ष। कृषि विभाग को क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष। कृषि विभाग को सीताध्यक्ष। अधिकतर क्वेश्चन यही पूछता है। कृषि विभाग को कौन सा? सीताध्यक्ष। खनिज विभाग को क्या कहा जाता था? अकाराध्यक्ष। कौन सा? अकाराध्यक्ष। लेखा विभाग को क्या बोलिएगा? अक्षपाटलाध्यक्ष। अक्षपाटलाध्यक्ष। कृषि विभाग को सीताध्यक्ष। खनिज विभाग को अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष। बोलेगा चारागाह का जो विभाग होता था उसको क्या कहा जाता? विविताध्यक्ष। क्या कहा जाता था? विविताध्यक्ष। नाव और जहाजों का जो होता था उसको नवाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? नवाध्यक्ष। और देख लो, यहां पे फंसा देता है एग्जामिनर, पतन मार देता है तुम्हारा, पतनाध्यक्ष। और पतनाध्यक्ष बहुत बच्चा मार के आ जाता है, उसको लगता है नौ वाला है, मार के आ जाता है। जबकि बंदरगाह वाला होगा पतनाध्यक्ष, ध्यान में रखना है। और जो नाव और जहाज वाला जो होगा, जो शिप डिपार्टमेंट होता था, मतलब सिंपल सा, जो मौर्य काल में नेवी डिपार्टमेंट था, जो नौसेना था, उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? नवाध्यक्ष। जो पोर्ट वगैरह होता था, जो बंदरगाह वगैरह होता था, उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? पतनाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? पतनाध्यक्ष। चारागाह अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? विविता। क्या कहा जाता था? विविता अध्यक्ष। क्लियर है तुम्हारा? सीमा प्रदेश की जो देखभाल करने वाले होते थे, उसके अध्यक्ष को अंतपाल क्या कहा जाता था? अंतपाल। अच्छा, एगो दुर्गपाल भी होता है और एक तुम्हारा अंतपाल। ध्यान में रखिएगा, सीमा प्रदेश यानी जो मौर्य वंश का सीमा था, इधर से स्टार्ट होता था तुम्हारा अफगानिस्तान वाले इलाके से, और ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका, ये तुम्हारा मौर्य का तुम्हारा क्षेत्र हुआ करता था। मौर्य वंश का इतना बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। अब इसके सीमा पर जो इसके रक्षा करने वाले लोग होते थे, उसके एक अध्यक्ष हुआ करते थे, और जो अध्यक्ष हुआ करता था उसी को कहा जाता था अंतपाल। ठीक है तुम्हारा? जो बाट एवं माप विभाग था, जो मेजरमेंट वाला डिपार्टमेंट था तुम्हारा,
उसके अध्यक्ष को पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोतवाध्यक्ष। जो कताई बुनाई वाला विभाग हुआ करता था उसके अध्यक्ष को क्या? सूत्राध्यक्ष। क्या कहा जाता था? सूत्रा। सूताध्यक्ष भी समझते होंगे, सूत नहीं कहता है तुम्हारा, तो इससे भी कॉमन सेंस से आप लोग मार सकते हैं। तो एक बार बताना, यदि तुमसे पूछेगा कि भाई साहब चारागाह का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? विविताध्यक्ष। जो नाव डिपार्टमेंट होता था, नवाध्यक्ष। जो बंदरगाह डिपार्टमेंट होता था, पतनाध्यक्ष। कौन सा? पतना। जो कृषि वाला होता था, सीताध्यक्ष। कृषि वाला सीता। जो लेखा जोखा करेगा, अक्षपाटलाध्यक्ष। क्या कहा जाएगा? अक्षपाटला। जो तुम्हारा खनिज विभाग का होता था, अकाराध्यक्ष। क्या कहा जाता था? अकाराध्यक्ष। जो मापतोल वाला होगा उसको क्या कहा जाएगा? पोतवाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? पोतवाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? पोतवा। और जो कताई बुनाई वाला होगा, सूत्राध्यक्ष। क्या होता था? सूत्राध्यक्ष। क्लियर है तुम्हारा? ये मौर्य काल से संबंधित जो प्रश्न बिहार में बनेगा वो सारा का सारा हमने आप लोगों को बता दिया। अब मौर्य काल के बाद का बात करते हैं। जो मौर्य काल के बाद का बात करेगा, तो मौर्य काल के बाद का जब बात करिएगा तो उसमें तुम्हारा जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था तुम्हारा। और हम बोले थे कि पुराणों में कहा गया अशोक के बाद करीब करीब 10 गो राजा बना, और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार टोटली कितना बना था? 6 बना था नाम। और बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? दिव्यावदान। क्या नाम था? दिव्यावदान। उसके अनुसार अशोक के बाद कितने राजा हुए? 6 राजा। और जो सबसे अंतिम राजा हुआ, सबसे अंतिम राजा, उसका नाम क्या था? बृहद्रथ। हालांकि पुराण में भी कहा गया कि बृहद्रथ ही तुम्हारा अंतिम राजा था मौर्य वंश का। कहा जाता है कि बृहद्रथ के दरबार में ही पुष्यमित्र शुंग नाम का उसका एक सेनापति हुआ करता था। और जब राजतंत्र में यही देखा गया है, जब राजा कमजोर हुआ है उसका नाश हुआ है, क्योंकि कुर्सी हर इंसान को प्यारा लगता है। राजतंत्र में भी वही था और लोकतंत्र में भी वही होता है। बस राजतंत्र में छल कपट मारपीट करके तुम्हारा कुर्सी छीना जाता था, यहां पे वोटिंग के सिस्टम द्वारा कुर्सी छीना जाता है। इन कुर्सी सबको प्यारा लगता है तुम्हारा। तो बृहद्रथ वॉज नॉट गुड। बृहद्रथ के बारे में जब पढ़िएगा तो बृहद्रथ उतना विजडम राजा नहीं था, उतना बुद्धिमान राजा नहीं था। उसी का फायदा उठाया उसका सेनापति, और पुष्यमित्र शुंग जो है उसको मार करके एक नया वंश बनाया। और वही वंश कौन सा वंश बना? शुंग वंश बना। कौन सा वंश बना तुम्हारा? शुंग वंश बना तुम्हारा। ध्यान में रखिएगा। तो मौर्योत्तर काल में जो बिहार का दशा रहा उसकी शुरुआत होती है तुम्हारा शुंग वंश से। अब एक चीज को ध्यान में रखना है कि क्या रखना है, तो शुंग वंश से ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। शुंग वंश से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है तुम्हारा एग्जाम में आता है। हालांकि हम जितना क्वेश्चन नहीं आता हम पूरा लिख दिए हैं, आप पूरा नोट्स को पढ़ लीजिएगा। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है, और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मार करके 185 बीसी में, 185 ईसा पूर्व में तुम्हारा शुंग डायनेस्टी की यानी शुंग वंश की स्थापना होती है। और शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा हुआ? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में कहा जाता है कि विदिशा का विजय किया। विदिशा एक जगह मध्य प्रदेश में पड़ता था। मालवा का राजधानी हुआ करता था विदिशा, और विदिशा क्षेत्र को इस व्यक्ति ने यानी पुष्यमित्र शुंग ने तुम्हारा जीता था। आपसे ये भी पूछेगा कि भाई साहब मौर्य वंश के बाद यदि मगध के क्षेत्र को बढ़ाया पहली बार तो किसने बढ़ाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बढ़ाया था। और मालवा प्रदेश की राजधानी विदिशा को अपने क्षेत्र के अंदर करने वाला ये पुष्यमित्र शुंग राजा बना। इसी का बेटा था अग्निमित्र, और अग्निमित्र के ही बारे में कहा जाता है कि कालिदास ने एक नाटक लिखा था मालविका अग्निमित्रम, और जो मालविका एक महिला थी और अग्निमित्र जो है तुम्हारा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलता है, और इसी चीज को आधार बनाया है कालिदास ने अपने इस नाटक में। मालविका कहा जाता है कि धरनी नाम की महिला थी जो अग्निमित्र की ओरिजिनल पत्नी थी, और उसी की दासी हुआ करती थी मालविका।
और देखने में बड़ा सुंदर थी। तो सुंदर में तो कोई मोहित हो जाता है, ये भी मोहित हो गया तुम्हारा, जबकि ब्याह हो चुका था एकर, तब यो मोहित हो गया। और इसके बारे में एक चीज और कहा जाता है कि मालविका भी एक प्रिंसेस ही थी, बस वो जांच करने के लिए कहा जाता है कि अग्निमित्र सही आदमी है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए वो दासी का रूप बनाई थी तुम्हारा। और बाद में कहा जाता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक रहा, इसकी जो अपनी भी पत्नी थी वो भी एक्सेप्ट कर ली थी मालविका को। और कहा जाता है कि दोनों का शादी होने में बड़ा दिक्कत हुआ था, और यही क्या हुआ था नहीं हुआ था, इसी चीज को जो है तुम्हारा कालिदास ने अपने इस नाटक में लिखा है। तो मालविका अग्निमित्रम नामक जो नाटक है, ये तुम्हारा पुष्यमित्र शुंग के बेटे यानी अग्निमित्र से संबंधित है, और इसकी प्रेमिका मालविका नाम की महिला थी, उससे संबंधित है तुम्हारा। तो कहा जाता है कि इसके बेटे अग्निमित्र द्वारा संपन्न हुआ था तुम्हारा, जिसमें उसने यूनानियों को हराया था। जो विदिशा नाम का क्षेत्र है, पुष्यमित्र शुंग जो जीता था, इसको जीतने के लिए अपने बेटे को भेजा था, जो बेटा तुम्हारा अग्निमित्र। और कहा जाता है कि वहां से यूनानियों को पीछे भगाया था इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति ने, अग्निमित्र ने। समझ आ रहा है हमारी बात? अब जब देखिएगा, शुंग काल में कहा जाता है कि राजधानी पहले तो पाटलिपुत्र थी यानी पटना थी तुम्हारा, लेकिन बाद में कहा जाता है कि जब विदिशा क्षेत्र को तुम्हारा अपने अंतर्गत अधीन किया तुम्हारा, तो बाद में विदिशा ने इसका स्थान लिया। मतलब बाद में विदिशा जो है वो शुंग काल की राजधानी बनी थी तुम्हारा। तो आपसे पूछेगा कि मगध महाजनपद के ऐसा कौन सा वंश था जिसने अपना राजधानी मगध क्षेत्र के बाहर बाद में मगध में मिलाया था इसको, यानी विदिशा को राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था? तुम्हारा पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के शासकों ने बनाया था। और विदिशा को जीतने वाला किसके समय विजय हुआ तुम्हारा? तो वो हुआ था पुष्यमित्र शुंग के समय काल में, लेकिन जीतने वाला इसका बेटा था जिसका नाम क्या था तुम्हारा? अग्निमित्र। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। पीडीएफ मिला है? पीडीएफ मिला है ना? तुमको मिला हो? ऐ लड़की, तुमको मिला? कहाँ है? तो तुमको नहीं कह रहे, आज वाला है? आज मिला तो यही तो हम पूछ रहे हैं। है वो वहां से लेके आओ, है उस रूम से लेके आओ। दोनों ने मिला था हो, अगले है कि चलिए इसको हाईलाइट किए। अब ध्यान से समझो। आज तेरी के इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला? ये सब जंगल का शेर कभी नहीं हो सकता है, लोग सियारे रहेगा। हम कहेंगे तब लाने जाएगा। है रे, एगो ऑनलाइन वाला है, गली आते रहता है हमको कि पीडीएफ का है ना दे रहे हैं। अभी प्रोवाइड करवा देते हैं, चला चिंता ना करो। कल वाला मिला था हो, कल वाला मिला था, एक बार 5 दबाओ तो। है मिलवे किया होगा कि ले आए? सारे लोग आए? अच्छा अभी कह देते। अच्छा हम कह देते, कह देते, चिंता ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? तो बोलेगा शुंग वंश का एक राजधानी या दूगो राजधानी? दूगो। पहला कौन था? पाटलिपुत्र। पहला कौन था? पाटलिपुत्र। पहला कौन था? पाटलिपुत्र। और दूसरा कौन था? विदिशा। दूसरा कौन था? विदिशा। विदिशा कहाँ की राजधानी हुआ करती थी? मालवा की। कहाँ की हुआ करती थी? मालवा। किसके समय काल में जीता गया था? पुष्यमित्र शुंग। किसने जीता था? अग्निमित्र। किसने जीता था? अग्निमित्र। क्लियर है? पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार, यूपीएससी में पूछ लेता है क्वेश्चन।
2020 के यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछ ले था कि पतंजलि जो है वो किसके दरबार में रहा करते थे। पतंजलि जो, इस पॉइंट को हाईलाइट करिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पतंजलि खूब पूछता है एग्जाम में। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करता था। पतंजलि किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। पाणिनि का नाम सुने होंगे। पाणिनि संस्कृत व्याकरण लिखे थे, अष्टाध्यायी ना। और पाणिनि पटना के दानापुर तरफ जब जाइएगा तो वहां पे एक जगह है मनेर, मनेर के रहने वाले थे पाणिनि। और कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण उनसे बढ़िया कोई है ये नहीं। और उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्याय पर जो टीकाकरण किया गया था, जो भाष्य लिखा गया था, वो लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। और वो पतंजलि किसके दरबार में रहा करते थे? पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत में 6 दर्शन हुए, जिसमें से एक दर्शन योग दर्शन भी हुआ। और बाबा रामदेव का कंपनी है ना पतंजलि हो, तो आज जो रामदेव बाबा पतंजलि लेते हैं, वो जो पतंजलि नाम है, पतंजलि यही वाला है। मतलब वो भी योगा करते हैं, वो भी योगा सिखाते हैं तुम्हारा, इसीलिए अपना कंपनी का नाम रख दिया पतंजलि। अब पतंजलि का अब क्या नहीं मिलता है? हर चीज मिलता है। नहीं मिलता है? एक दिन हम देखे, ग्रोसरी का सामान लेने गए थे, मेरी मेड आती थी खाना बनाने, वो 1 नंबर की चोर थी। एक दिन हम सोचे कि चलो हम ही चलते हैं, हम बोले कि बुढ़िया को बैठाए साथ में, यानी बूढ़ी औरत थी, दादी टाइप थी, लेकिन चोर थी वो। तभी वो मानते थे ओकरा, तो घर में बुजुर्ग टाइप रहता है तो ओकरा मानते हैं हम। उसको बोले कि चलिए हम चलेंगे आपके साथ। उसको हम देते थे 10,000 बस सामान लाने के लिए। सामान जो लाती थी हम ओकरा हिसाबों नहीं लेते थे। 2 साल खाना बनाई हूँ, कभी हम उंगलियों ने उठाए, भर पेट पैसा मारी मेरा, लेकिन कभी कुछ नहीं। वो तो छोड़िए, पैसा जो मारी सो मारी। खाना हमरो लिए बनाती थी, अपन पूरा खानदानों के लिए बनाती थी। वो चुरा के लेके चल जाती थी, झोला लेके आती थी, खाना मेरे लिए जितना हम खाते हैं छोड़ देती थी, बात बाकी लेके चल जाती थी। तभी हम कुछ, एक बार हम सोचे कि चेक किया जाए, हाथ तो मारती है तो हमारा पता है, लेकिन लंबा हाथ मारती है कि छोटा हाथ मारती है ये पता करना। एक दिन गए ओकरा साथ हम, एगो मार्केट है, नाम हम भूल रहे हैं, बड़ा सस्ता सामान मिलता है, तो ओकरा साथ हम गए मॉल में, तो सब भर ली वो। उसी में देखिए हम पतंजलि का ब्रशो आता है, हम सुने थे पतंजलि का भाई साहब टूथपेस्ट आता है, उस दिन देखे कि पतंजलि का ब्रशो आता है। तो पतंजलि का हर चीज अब मार्केट में अवेलेबल है। जूस भी आता है पतंजलि वाला, आता है ना। बाबा रामदेव खतरनाक बिजनेसमैन है। तो ये जो पतंजलि नाम यूज किए हैं वो पतंजलि एक तुम्हारा योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो किसके दरबार में? तुम्हारा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। क्लियर है? शुंग काल में ही कहा जाता है कि पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। इस पॉइंट को भी हाईलाइट करिए। नहीं हो तुम लोग दुश्मन काहे ले रहेगा, अपने है तुम हो। अभी तुरंत दिलवा देते, चिंता नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ आ रहा है? तो शुंग काल में पाटलिपुत्र में जो यवन आक्रमण हुआ था, तो यवन आक्रमणकारी कौन थे? तुम्हारा डेमीट्रियस। क्या था तुम्हारा? डेमीट्रियस। क्लियर है तुम्हारा? पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। कौन सा? सेनानी की उपाधि धारण की थी। इसको भी मारो, पूछेगा शुंग काल के किस राजा ने सेनानी का उपाधि धारण किया था? तो पुष्यमित्र ने सेनानी का उपाधि धारण किया था। क्लियर है तुम्हारा? क्लियर? पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में कहा जाता है कि 9 शासक आए। 9 शासक, एगो तो पुष्यमित्र के बाद उनका बेटा ही बना अग्निमित्र, उसके बाद वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भगवान, देवभूति। ये देवभूमि नहीं है, देवभूति है तुम्हारा। तो भाई साहब
बहुत 9 राजा करीब करीब कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद तुम्हारा राजा बनता है। शुंग काल में कहा जाता है कि संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान हुआ। और मनुस्मृति का नाम सुने होंगे आप लोग, मनुस्मृति का नाम सुने हैं? मनुस्मृति किसके द्वारा लिखा गया? खुद मनु के द्वारा लिखा गया। और भारत का जो पहला विधि शास्त्र कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है तुम्हारा। तो कहा जाता है कि इन्हीं के शासन काल में मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंग काल में ही हुआ था तुम्हारा। तो इसका मतलब है जो महर्षि मनु थे तुम्हारा, तो महर्षि मनु भी किस काल के हैं तुम्हारा? शुंग काल के हैं। किस काल के हैं? शुंग काल के। जिन्होंने किसकी रचना की? मनुस्मृति। किसकी रचना की? मनुस्मृति। मारो, इसको भी हाईलाइट करिए, इसको भी हाईलाइट करिए। ठीक है, लिख लिया। अशोक के बाद मगध ही नहीं, पूरे भारत नहीं, जो एशिया का क्षेत्र है, जो आज आपको एशिया का क्षेत्र दिखाई देता है, वहां तक बौद्ध धर्म अच्छा खासा फैल गया था। अशोक अपने शासन काल में बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाने वाला शासक बना। और अशोक के मरने के बाद कई 100 साल तक बौद्ध धर्म अपने चरम पे था। ब्राह्मण को डर लगने लगा था। जो सनातन धर्म में सुधार हुआ उसका एक कारण था बौद्ध धर्म ही। ब्राह्मणों ने बहुत सारा सुधार किया तुम्हारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाते जा रहे थे। क्योंकि बौद्ध धर्म में इक्वलिटी की भावना है, समानता की भावना है। और बौद्ध धर्म में समानता की भावना है, उसमें जात पात दिस दैट लन फन देवानंद कुछ होने है तुम्हारा। सारा का सारा चीज जो है इक्वलिटी पे है, समानता पे है। उस समय हमारे यहाँ परंपरा और भी खतरनाक था। ब्राह्मण धर्म में एक पर एक कुप्रथा थी तुम्हारा। जाति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्ण सिस्टम बड़ा खतरनाक था। जाति सिस्टम उस समय नहीं था, लेकिन वर्ण सिस्टम बड़ा खतरनाक। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वो अपने आप को सबसे सर्वोपरि मानते थे। वैश्य जो होते थे वो भी अपने आप को कम नहीं मानते थे। इसमें सताया जा रहा था शूद्र। और आज यदि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाने वाले लोग आपको देखने को मिलता है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में उसी समय के जो शूद्र वर्ण के लोग होते थे वही अपनाने वाले लोग हैं तुम्हारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। उसमें से अधिकतर बौद्ध धर्म को अपनाया गया। तो बाद के जो राजा बने, जो बाद के रूलर बने आफ्टर अशोका, तो जितने भी रूलर बने तुम्हारा, जितने भी शासक बने, वो थोड़ा बहुत अपने आप को सेकुलर बना के रखा, थोड़ा बहुत अपने आप को पंथ निरपेक्ष बना करके रखा। सभी धर्मों को एक समान आदर सत्कार देने का कोशिश किया। उसमें भी कहा जाता है कि उसमें ही तुम्हारा शुंग काल भी था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि भले ब्राह्मण धर्म से थे, ब्राह्मण धर्मावलंबी थे तुम्हारा, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को भी उतना ही तवज्जो दिया जितना तुम्हारा ब्राह्मण धर्म को दिया। तो शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण। और एक बात और ध्यान से समझिएगा, 2 प्रकार का यज्ञ होता था। एक होता था अश्वमेध यज्ञ और एक होता था वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ बड़ा खतरनाक होता था। अपने पराक्रम को दर्शाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जहां जहां घोड़ा जाएगा वो क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा। और जब यज्ञ होता था तो बहुत दूर दूर के राजाओं को बुलाया जाता था। उसमें कहता था कि हम घोड़ा छोड़ रहे और मेरा घोड़ा जिस क्षेत्र से जाएगा उस क्षेत्र मेरा हो जाएगा। यदि आपको हिम्मत होगा तो मेरे घोड़े को रोक लीजिएगा। और घोड़ा रोकना मतलब युद्ध तय है। और भाई साहब, रामायण में भी ये चीज दिखाया गया है। भगवान राम करवाते हैं और उनका जो 2 पुत्र था लव और कुश, घोड़े को रोकता है कि नहीं रोकता है, तो बाद में युद्ध होता है तुम्हारा। तो अश्वमेध यज्ञ में यही होता था। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, तो अपना वर्ण बदला जाता था। जैसे आज हम लोग फ्री है अपना धर्म बदलने के लिए। अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि नहीं देता है, और अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है।
कि मेरा मन है, यदि हम किसी और धर्म को अपना ले तो हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो उस समय एक यज्ञ करवाना पड़ता था, और यज्ञ होता था ये वाला, वाजपेयी वाला। तो ऋग्वेद में जो कहा गया था उसी का पालन हो रहा था। ऋग्वेद में कहा गया कि ब्राह्मण का काम होगा ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम होगा रक्षा करना, वैश्य का काम होगा व्यापार करना, और शूद्र का काम होगा इन तीनों का सेवा करना। रक्षा कौन करेगा? तो राजा ही करेगा, और राजा कौन? तो क्षत्रिय से ही बना। तो कहा जाता है कि भाई साहब, जो भी ब्राह्मण धर्म से राजा बना उसने अश्वमेध यज्ञ जो करवाया सो करवाया, लेकिन वाजपेयी यज्ञ भी करवाया ताकि अपना वर्ण बदल सके और ब्राह्मण से क्षत्रिय को अपने आप को बदले, और तब जाकर के गद्दी पे यानी शासन करने के लिए वो लोग बैठते थे तुम्हारा। पुष्यमित्र शुंग भी कुछ इसी प्रकार के थे तुम्हारा। ब्राह्मण धर्म स्वावलंबी थे, और इन्होंने तुम्हारा ब्राह्मण होकर के कुर्सी पे बैठा तो उससे पहले इन्होंने यज्ञ करवाया, और बाद में कहा जाता है कि अपने आप को क्षत्रिय में परिवर्तन किया, और तब जाकर के शासक बन करके तुम्हारा रूल किया पुष्यमित्र शुंग ने। आगे देखिएगा, तो पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। बाद में कहा जाता है कि शुरू में इतना खतरनाक इंसान था कि भले बौद्ध धर्म को जो भी हो, लेकिन बाद में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को एक खतरनाक रूप से इग्नोर किया, और अशोक के द्वारा करीब करीब 84,000 स्तूप जो है उसको नष्ट किया। जैसे आप लोग राजा शशांक का नाम सुने होंगे। शशांक तुम्हारा शैव धर्मी था, और जिस पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारा महात्मा बुद्ध ने ज्ञान लिया था, उस पेड़ को कटवाने का जो जाता है वो शशांक को जाता है तुम्हारा। वैसा ही तुम्हारा ये भी व्यक्ति था, और कहा जाता है कि अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूप। स्तूप मतलब समझ रहे हैं ना, महात्मा बुद्ध के बहुत सारे प्रतीक है। जैसे कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है, घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, और स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है तुम्हारा, महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो भाई साहब स्तूप, और आज भी जाइएगा पटना जंक्शन जाइएगा, और पटना जंक्शन जब जाइएगा तो पटना जंक्शन के पास एक पार्क है बुद्धा पार्क, और उस पार्क में जैसे ही एंट्री करिएगा, हमको पटना का सबसे अच्छा पार्क वही लगा है, और अच्छा पार्क है वो। लेकिन बाद में सुने कि रात होते हुए वो भी ठीक पार्क नहीं रहता है, लेकिन शाम तक ठीक पार्क रहता है वो। और उस पार्क में जब एंट्री करिएगा तो जैसे एंट्री करिएगा गुंबद जैसा आपको दिखाई देगा, और वही जो गुंबद है उसी को स्तूप कहा गया है तुम्हारा। और देखिएगा कि उस गुंबद के चारों ओर घूमने वाला जगह है। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो पूजा करने के बाद मंदिर के चारों ओर साइड परिक्रमा करते हैं ना, वैसे तुम्हारा स्तूप में भी है। जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, जो बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी किया, वो तो तुरंत पकड़ लेगा कि क्या है। जो रेलवे तेलवे वाला होगा, बिहार पुलिस वाला होगा, ओकरा का पता रहेगा। वो ओकरा बना दिया है सेल्फी पॉइंट। वहां पे देखिएगा तो सब खड़ा होके फोटो लेते रहता है, जबकि वो आर्ट एंड कल्चर में जब उसको पढ़िएगा तो उसको कहा जाता है तोरण, परिक्रमण भ्रमण कहा जाता है। उसमें परिक्रमा किया जाता है महात्मा बुद्ध के चारों साइड, क्योंकि स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष रहते हैं, तो इसलिए वो बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि अशोक के द्वारा जितने स्तूप बनाए गए थे उसमें करीब करीब 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था इस व्यक्ति ने। इस बात को भी तुम्हारा हाईलाइट कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। वीडियो फंस रहा है, आए हो ऑनलाइन वाला, वीडियो फंस रहा है। नहीं फंस रहा है तो 5 दबाओ, फंस रहा है तो 6 दबाओ। चलिए, जिसको फंस रहा है वो अपना मोबाइल चेक करो। तंग करेगा ब्लॉक मरवा देंगे, डिस्टर्ब करेगा तो। चलिए, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं ना हो। अब ध्यान से समझो।
पुष्यमित्र का साम्राज्य कहा जाता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बरार तक, बरार बोले तो दक्षिण भारत में, कुर्ग का नाम सुने होंगे, कुर्ग का नाम सुने हैं, कुर्ग याद करिए जब हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो 4 को कमिश्नरी बताए थे, याद आ रहा है? 4 को कमिश्नरी में एगो दिल्ली था, एगो अजमेर था, एगो कुर्ग था, एगो बलूचिस्तान था, याद आ रहा है हमारी बात? तो कुर्ग वाला क्षेत्र, तो भाई साहब कहा जाता है कि दक्षिण में बरार तक, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक, यानी तुम्हारा ये चारों चौहद्दी हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग का। बोलेगा उत्तर में कौन सा तुम्हारा? हिमालय, दक्षिण में बरार, दक्षिण में बरार, पश्चिम में पंजाब, पश्चिम में पंजाब, और पूर्व में मगध, पूर्व में मगध। पुष्यमित्र शुंग ने अपना राजधानी एगो बनाया था या दूगो बनाया था? दूगो। कैगो बनाया था? दूगो। पहला कौन था? पाटलिपुत्र। पहला कौन था? पाटलिपुत्र। दूसरा कौन था? विदिशा। दूसरा कौन था? विदिशा। विदिशा को पहली बार किस शासक के द्वारा हरवाया गया था? अग्निमित्र ना। किसने हरवाया था? अग्निमित्र। और अग्निमित्र को भेजा किसने था? पुष्यमित्र शुंग ने। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? किसके? योग दर्शन का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? पतंजलि। किसको कहा जाता है? पतंजलि। बोलेगा भारत का पहले विधि शास्त्र कौन सा था? मनुस्मृति। और मनुस्मृति किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि मनु के द्वारा। अब महर्षि मनु किसके शासन का, किसके समय काल में? शुंग काल में। किसके समय काल में? शुंग काल में। क्लियर है तुम्हारा? उत्तर बोलेगा तो क्या बोलेगा? हिमालय। दक्षिण बोलेगा तो बरार, पश्चिम बोलेगा तो पंजाब, और पूरब बोलेगा तो मगध, पूरब बोलेगा तो मगध। क्लियर है तुम्हारा? पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। कालिदास रचित नाटक, इसको भी मार लो, मालविका अग्निमित्रम, ये इसी पे आधारित है, अग्निमित्र पे ही संबंधित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम क्या बोले कि अष्टाध्याय का लेखक कौन है तुम्हारा? क्या बोलेगा? पाणिनि। अब पाणिनि के द्वारा जो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा गया, उसी पे एक महाभाष्य लिखा गया था। और महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? पतंजलि। किसके द्वारा? पतंजलि। तो आपसे पूछेगा कि अष्टाध्याय पर महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? पतंजलि के द्वारा। और पतंजलि जो महाभाष्य लिखे थे अष्टाध्याय पर, वो किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। क्लियर है तुम्हारा? अब ध्यान से समझो, शुंगकालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन हुआ करता था तुम्हारा। अब समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कुप्रथा कितनी पहले से थी। बाल विवाह उस समय से, सती प्रथा गुप्त के समय में पता चलता है। एरन अभिलेख का नाम सुने हैं? एरन अभिलेख। और उसी अभिलेख में पहली बार सती प्रथा के बारे में पता चलता है। तो भाई साहब, हमारे यहाँ जितनी प्रथा थी, जितनी कुप्रथा थी, वो सारी की सारी कुप्रथा शुरू से चलते आ रहा, और खास करके महिलाओं को बड़ी दवा कुचला की तरह तुम्हारा महिलाओं को सताया गया है। और बाल विवाह हाल फिलहाल तक चला, अंग्रेजों के समय तक चला। बाल विवाह को बैन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और बाल विवाह क्या बोलते, सती प्रथा पर जो रोक लगा था वो 1829 पे लगा था ना। और 1829 में लगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में। समझ लीजिए कि सती प्रथा कितना समय से चलते आ रहा था तुम्हारा। बाल विवाह में शारदा एक्ट जब पढ़िएगा, मॉडर्न इतिहास यदि पढ़े होंगे तो आधुनिक इतिहास में शारदा एक्ट पढ़े होंगे। लड़की का उम्र तय किया गया, नहीं तो बड़ी दिक्कत। 8 साल 9 साल की लड़की का विवाह करवा दिया जाता था। अब 9 साल की, उसको लड़की बोलिएगा या बच्ची बोलिएगा? बच्ची है वो। और 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची का विवाह करवा दिया जाता था 40-40 साल बुढ़वा के साथ। और समझ लीजिए, जब तक वो बच्ची का उम्र शादी का होगा तब तक तो बुढ़वा मर जाएगा तुम्हारा। अब बुढ़वा मर गया और उसके बाद उस बच्ची को लाया जाता था कि चलो, और जहां पे उसको जलाया जाता था उसी के डेथ सब पे, उसी के चिता पे उसको बांध दिया जाता था ताकि भागे न। और तब चारों बगल से सो कॉल्ड जो ब्राह्मण लोग होते थे, हम ब्राह्मण को कभी कभी बड़ी गलियाते हैं, खुद ब्राह्मण है लेकिन गलियाते हैं, है कि भाई साहब बड़ा घटिया घटिया काम किया है। और कुप्रथा यदि भारत में हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का था। और भाई साहब हाँ, लेकिन अंत तो किया ब्राह्मणे।
राजा राम मोहन राय कौन था? ब्राह्मण न था हो। इसको भी अंत वही किए तुम्हारा। और उनके बारे में तो कहा जाता है कि शमशान घाट तक जाते थे समझाने के लिए। लेकिन तुम लोग जो करवाता है, जब ब्याह करवा दिया बच्चे में, मर गया बुढ़वा तो ओकरे साथ जलाइयो देता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? इवन उपनिषद में तो लिखा हुआ है अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जिस कुल में नारी की पूजा होती है उस कुल में भगवान का वास होता है। और तुम उसी नारी को मार रहे हो, उसी महिला को मार रहे हो। राजा राम मोहन राय के बारे में उनकी मां उनको चप्पल से मारती थी कि बड़ा आया समाज सुधारने वाला। क्योंकि प्रथा एक विचार बन जाता है और विचार को निकालना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे अभी दुर्गा पूजा सब में बलि प्रथा होता है ना, वो एक विचार बन गया है। अब मेरे ननिहाल में होता है, अब हम जाके वहां बोलेंगे कि नहीं पशु बलि गलत काम है, बोलेगा हटाओ पहले एकरे मुंडी घुसाओ, पहले एकरे काटा जाए, मां काली का इसी को खून दिया जाए। आप बहुत जल्दी किसी प्रथा को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि वो विचार बन जाता है। बाल विवाह भी ऐसने एक विचार था, सती प्रथा भी ऐसने एक विचार था। विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज्यादा लड़े तो ईश्वरचंद विद्यासागर लड़े। 1856 में अधिनियम बना। समझिए उस समय एक पुरुष 5-5 को महिला से ब्याह करता था, लेकिन एक महिला का यदि हस्बैंड मर जाए तो उसको दोबारा शादी नहीं करना होता था। बच गई तो बच गया, यदि बच गई तो ता उम्र उसको एक कोने में अकेले जीवन जीना पड़ता था। समझ सकते हैं? मतलब ये वही, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हम हंस के बात कर ली होता है। हमारे देश में पुरुष प्रधान देश है। हम लोग देख लेते हैं अपनी माँ बहन को या दोस्त को या किसी को भी, किसी से हंस के बात करते हो तो तुरंत हम लोग कैरेक्टर पे चल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुरंत होता है, जो कि गलत बात है। भाई साहब हम हंस के बात किए तो ठीक है, हमारी बहन हंस के बात कर ली तो गड़बड़ थोड़ी है। हो जरूरी नहीं है आप हंस के बात करने से आप चरित्र पे नहीं जा सकते हैं। और यदि आप चरित्र पे जा रहे हैं तो आपका विचार घटिया है, आपका नजर नहीं, आपका नजरिया घटिया है। लेकिन क्या करोगे, विचारे बन जाता है हम लोग का ऐसा। तो इस सब प्रथा को हटाया गया बाद में। बाल विवाह का जो प्रचलन कहा जाता है कि अब देखो शुंग काल में स्टार्ट हुआ है, तो बाल विवाह का प्रचलन था। कन्याओं का विवाह 8 से 12 साल की आयु में किया जाता था तुम्हारा। मतलब लड़कियों का जो शादी है वो 8 से लेकर के 12 साल में तुम्हारा शादी करवा दिया जाए। इस पॉइंट को हाईलाइट करिए, बाल विवाह वाला। ये क्या हो, शुंग वंश का देखो, शुंग वंश का देवभूति, यहां पे देवभूति कर लो। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था तुम्हारा? देवभूति था। कौन था? देवभूति। क्लियर है? पर पगला टाइपिस्ट है का? देवभूति क्लियर है? देवभूति क्यों? तो देवभूति के ही दरबार में रहा करता था उसका सचिव जिसका नाम था वसुदेव। और वसुदेव ने देवभूति, हम क्या बोले, कुर्सी बड़ा खतरनाक चीज होता है। जैसे लगा कि भाई साहब राजा कमजोर है, तुरंते कुर्सी छीन लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने यही ना किया था, अपने चाचा को ही मार दिया। चाचा तो छोड़िए, वही ससुरो था उसका, चाचा भी था और ससुरो था, मार दिया कुर्सी के चक्कर में, अपन चाचा को तक मार दिया। तो भाई साहब कहा जाता है कि वसुदेव ने देवभूति की अंत की और 75 ईसा पूर्व में कहा जाता है कि हत्या करके मगध पर किस वंश का स्थापना किया? कन्नब वंश। किस वंश का किया? कन्नब वंश का। क्लियर है तुम्हारा? वसुदेव के पश्चात कहा जाता है कि भूमि देव आया, नारायण आया, सुशर्मा आया। ये क्वेश्चन आता है कि सुशर्मा किस वंश का राजा था? सुशर्मा को हाईलाइट कर लेना, कन्नब वंश का राजा था। सुशर्मा किस वंश का राजा था? कन्नब वंश का राजा था। इस वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका एकमात्र स्रोत क्या है तुम्हारा? पुराण है। कौन है तुम्हारा? पुराण है, ध्यान में रखना है। और पूछेगा कि कन्नब क्या थे, तो कन्नब क्या थे? ब्राह्मण थे। कन्नब क्या थे तुम्हारा? ब्राह्मण थे। और भाई साहब इसके बारे में जो स्रोत मिलती है वो पुराण से मिलती है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद ज्यादा पूछता नहीं है कन्नब वंश से। उसके बाद पालकालीन बिहार को देख लेते हैं कि पाल वंश जब हुआ तो पालकालीन बिहार कैसा रहा।
कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य के बाद यानी गुप्त वंश के बाद भारत को फिर से केंद्रीकृत करने का जो राजा बना, जो सेंट्रलाइज्ड किया, जो केंद्रीकृत किया तुम्हारा, वो था तुम्हारा वर्धन वंश। वर्धन वंश या उसी को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश उसका तुम्हारा संस्थापक था और कहा जाता है कि पुष्यभूति के बाद जो तुम्हारा सबसे महान शासक बना वो प्रभाकर वर्धन बना। और प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे। एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन और एक उनकी बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। और कहा जाता है कि राजश्री का विवाह जो है कन्नौज के शासक से करवाया गया था। और कहा जाता है कि कन्नौज के शासक जो करवाया गया था तो उस समय जो मालवा का रूलर हुआ करता था, कहा जाता है कि मालवा का रूलर था एगो जकर नाम था ग्रह वर्मा। और कहा जाता है कि वो बड़ी पसंद करता था राजश्री को। वही बात ना कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं, मार दिया कन्नौज के राजा को। अब ब्याह जो किया था तुम्हारा उसको लेके आ गया, महिला को लेके, राजश्री को लेके आ गया। और उसी ग्रह वर्मा का ही दोस्त था तुम्हारा शशांक। वही शशांक जो शैव धर्मी था, जिसने वो पीपल का वृक्ष कटवाया था। शशांके कहा जाता है कि उसको चढ़ाया बढ़ाया था कि तोहर ने तो ककरो और कने होने दो, मार दो, मरवा दिया। हमारे यहाँ प्रेम प्रेम तो बहुत है, लेकिन भाइयों बहन का बहुत घनिष्ठता प्रेम होता है। और ये बात जब राज्यवर्धन को पता चला कि हमारी बहन को उठा के लेके चल गया, तो ये मार देता है गिरी वर्मा को, राज्यवर्धन मार देता है गिरी वर्मा को। शशांक बीच में छोड़ देता, बोलता जवान है तो जवान है, दोस्त था, कोनो दिक्कत नहीं, तुम्हारे चलते हम काहे मरे। शशांक निकल जाता है। बाद में कहा जाता है लेकिन शशांक को बाद में बदला लिया। शशांक मारा तुम्हारा राज्यवर्धन को। और जब राज्यवर्धन मरा तो कहा जाता है कि मात्र 16 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र के साल में, जिस काल में आजकल हम लोग पबजी खेलते हैं, उसके उम्र में तुम्हारा हर्षवर्धन वर्धन वंश का रूलर बना। और हर्षवर्धन बनते ही वो कहा था ना कि सबका बदला लेगा, बाप का, दादा का, सबका बदला लिया तुम्हारा। भाई साहब समझ लीजिए, तो अगला गैंग्स ऑफ वासेपुर था तुम्हारा वो। और हर्षवर्धन ने सबको मारा। और उसी बाद में कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने पाटलिपुत्र को भी संवारा और कन्नौज को भी संवारा, क्योंकि उसकी बहन जो राजश्री थी वो अपना पूरा क्षेत्र जो है हर्षवर्धन को दे दिया। तो बोला पति है ये नहीं है, मरिए गया है, और तुम ही तो है जो हमको बचाया है, तो भाई और किस काम का होता है, कन्नौज भी तुम ही संभालो। और हर्षवर्धन कन्नौज भी संभाला, पाटलिपुत्र भी संभाला। लेकिन हर्षवर्धन को एक बात का गुमान हो गया था कि हम भाई सब कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर के सभी राज्य को जीता उस व्यक्ति ने। अब उसका एक एम था दक्षिण भारत को जीतने का। और कहा जाता है कि उस समय पुलकेशिन द्वितीय हुआ करता था। और पुलकेशिन द्वितीय को जब लगा कि हर्षवर्धन आ रहा है हराने के लिए, तो नर्मदा नदी के तट के किनारे कहा जाता है कि दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाता है। और यहीं से कहा जाता है कि वर्धन वंश का अंत हुआ। जब वर्धन वंश का अंत हुआ तो फिर से कहा जाता है कि उत्तर भारत जो है वो कई खंड में बट गया। और बटने के बाद कहा जाता है कि फिर से 3 साम्राज्य एक साथ उत्पन्न होता है, जिसमें 3 साम्राज्य में एक बंगाल और बिहार में साम्राज्य उत्पन्न होता है, जिसको पाल वंश कहा गया। एक तुम्हारा दक्कन में स्टार्ट हुआ, दक्कन बोले तो महाराष्ट्र वाला इलाका में, उसमें तुम्हारा हुआ राष्ट्रकूटों का शासन चला। और कहा जाता है कि एक शासन चला तुम्हारा गुजरात में, जिसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा गया। और इसी तीनों वंश में एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो एक क्षेत्र को लेके हुआ था, और वो क्षेत्र कोई और नहीं, वो क्षेत्र था कन्नौज का क्षेत्र। कन्नौज को हर कोई अपना बनाना चाहता था। और ये क्वेश्चनों आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में एक पाल वंश था, एक गुर्जर प्रतिहार वंश था, और एक तुम्हारा राष्ट्रकूट वंश था। और कहा जाता है कि पाल वंश जो पाल वंश के संस्थापक थे, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। गोपाल के पिताजी कोई राजा वाजा नहीं थे। पाल
कहा जाता है कि पाल का मतलब होता था कि रक्षा करने वाला, दुर्गपाल। और यहीं से कहा जाता है कि वहां के लोगों ने गोपाल को जबरदस्ती कहा कि आप हमारा रक्षा करिए, और ये वही करने के लिए आया। और लेकिन धीरे धीरे इसने एक वंश बनाया, और वो वंश बना पाल वंश। एक पर एक रूलर आया, गोपाल आया, धर्मपाल आया, देवपाल आया, जयपाल आया, एक पर एक महान शासक हुआ तुम्हारा। लेकिन अधिकतर जो चर्चा होती है पाल वंश में धर्मपाल का होता है तुम्हारा। और जितने भी पाल वंश के रूलर थे वो सारे के सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तुम्हारा। और त्रिपक्षीय संघर्ष, हम लोग राष्ट्रकूट को नहीं पढ़ेंगे, हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग को, हम बिहार पढ़ा रहे हैं। तो राष्ट्रकूट प्रतिहार वर्तिहार नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को, वो इतिहास वाले सर पढ़ाएंगे। हम बस पाल वंश का चर्चा करेंगे आप लोग के पास। लेकिन पाल वंश में और क्या होता है, नहीं होता है, क्या होगा, इसका चर्चा आज नहीं करेंगे, इसका चर्चा करेंगे मंडे को। कब करेंगे? मंडे को। समझ आ गया हमारी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना हो? समझ आ रहा है ना हमारी बात? एक बात ध्यान में रखिए, जो नोट्स आपको पीडीएफ मिल रहा है उस पीडीएफ को आप नजर मारते रहिएगा। यदि आप नजर नहीं मारते रहे तो एग्जाम आपको नजर मार देगा। समझे कि नहीं समझे? तो प्रत्येक दिन 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, और हम जो पढ़ाते हैं वो तो पूरा का पूरा समझ आ ही जा रहा होगा, बस एक नजर मार देना है। और मेरे पढ़ाए हुए चीज में मात्र 10 मिनट हम कहते हैं मेरे लिए टाइम दे दो। 10 मिनट मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं? 10 मिनट आप रूम में समझिएगा कि हमारा पढ़ा रहे हैं आप लोग, और 10 मिनट बस उसको एक बार नजर मार लीजिए, उससे आगे नहीं जाएंगे। अब बिहार में हम लिख के दे रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस वाला है, चाहे बीपीएससी टीआरई में बैठिएगा या बीपीएससी कमीशन में बैठिएगा, एक भी क्वेश्चन हम बिहार स्पेशल से छूटने नहीं देंगे। बस जितना पढ़ा रहे हैं बस उतने पढ़िएगा, मार्केटों से फालतू चीज नहीं उठाना है। लेकिन रात का यूट्यूब सेशन कभी भी नहीं छोड़ना है। समझा कि नहीं समझा? काहे कि यूट्यूब पे हम बड़ा खतरनाक मेहनत करते हैं, और हम मेहनत कर रहे हैं मतलब समझ लो कि मेरे पास जितना नॉलेज है उससे ज्यादा नॉलेज हम तब दे रहे हैं वहां पे। तो यूट्यूब वाले को मत छोड़िएगा, यूट्यूब वाले का हर एक कंटेंट लिखिए आप लोग। टाइम तो मिलता है ना, हो 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, पागल हो का हो? तो भाई साहब नहीं मिलता है तो टाइम निकालो। समझे कि नहीं समझे? चलिए ठीक है, मिलते हैं। इकोनॉमिक्स हम ही पढ़ाएं? अच्छा देख लें। अच्छा अभी हम तुरंत डलवा दे रहे हैं पीडीएफ, तुम लोग हल्ला नहीं करो।